30 दिसंबर 2006 पूरी दुनिया के मुसलमान बकरीद मनाने की तैयारी कर रहे थे। उस सुबह की पहली रोशनी इराक के एक कंक्रीट चैम्बर पर पड़ी, जिसके अंदर काले नकाब, सफ़ेद रंग की शर्ट और गहरे रंग का कोट पहने हुए सीना ताने एक शख्स खड़ा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी, हवा में एक सन्नाटा छाया हुआ था। जल्लादों के साथ कुछ और लोग खड़े थे जिनके चेहरे सायों में छिपे थे। वो सब उस पल के लिए तैयार हो रहे थे जो एक दौर का अंत करने वाला था। मैं बात कर रहा हूँ सद्दाम हुसैन की, दिलेर सद्दाम हुसैन। वो सद्दाम हुसैन जिसके नाम से ही पूरा इराक कांपता था, वो बेग कटघरे में खड़ा है। तारीख है 5 नवंबर 2006 और बगदाद की अदालत ने फैसला सुनाया, फांसी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मीडिया के कैमरे सद्दाम के चेहरे पर टिके थे। उसने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसका मतलब था, जो लोग सच्चे हैं उन्हें मौत से डर नहीं लगता। दरअसल वो कहना चाहता था, मैं सद्दाम हुसैन हूं, मैं किसी से नहीं डरता। और इस बात को सद्दाम हुसैन ने फांसी वाले दिन भी साबित किया। जैसे ही सद्दाम को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, किसी ने उसे ताना मारा, दजला नदी का कत्लेआम याद है? इस पर सद्दाम ने पलट कर जवाब दिया, मैं इराक का प्रेसिडेंट था, मैंने देश को बचाया। फिर अपने कपड़े ठीक किए, सिर ऊंचा किया और आखिरी बार दुनिया को देखा। जल्लाद ने फंदा कसा, सद्दाम ने दोबारा कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन दूसरी बार पढ़ने से पहले ही नीचे की तख्ती हट गई। इराक का तानाशाह हवा में झूल गया, लेकिन उसकी हंसी अब भी उस कोर्ट रूम में गूंज रही थी, जहां उसने मौत को भी चुनौती दे दी थी। वो अंत तक न टूटा न झुका। इसलिए मैंने कहा, दिलेर सद्दाम हुसैन। इस शख्स के बिना मिडिल ईस्ट के इतिहास पर बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि सद्दाम के इराक के प्रेसिडेंट बनने और फांसी के फंदे तक पहुंचने की कहानी बहुत दिलचस्प है। दोस्तों, 1950 के दशक तक इराक में बहुत उथल पुथल थी। अंग्रेज भले इलाके से हट गए थे, लेकिन कंट्रोल अभी भी उनके ही पास था। अंग्रेजों के सहारे ही इराक की राजधानी चल रही थी, जिसे 1958 में अब्दुल करीम कासिम की अगुवाई में कुछ फौजी अफसरों ने उखाड़ फेंका। इस तख्तापलट से कुछ लोगों को उम्मीद जगी तो कुछ लोग नाराज भी हो गए। इस बीच अरब देशों के बीच एक पार्टी का नाम काफी मशहूर था, बाथ पार्टी, जो सीरिया में बनी थी लेकिन अरब देशों को एक करने की बात करती थी, जिसे गोरों ने तोड़ दिया था। इस पार्टी के लोगों को इराक में तख्तापलट करने वाला कासिम पसंद नहीं था, क्योंकि उसने इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर के साथ मिलकर अरब देशों को एक करने के बजाय अकेले हुकूमत करने का प्लान कर लिया और बाथ पार्टी की नहीं सुनी। इसके अलावा उसके देश में जो उसका विरोध करता था या अरब एकता की बात करता था, उसको वो कुचल देता था। और धीरे धीरे अब्दुल करीम कासिम ने इराक के कम्युनिस्टों से हाथ मिला लिया। इससे और नाराज हो गई बाथ पार्टी, और सबसे ज्यादा नाराज था पार्टी का एक यंग मेंबर, नाम था सद्दाम हुसैन। उस वक्त सद्दाम की उम्र महज 22 साल की थी। उसने बंदूक उठा ली और उसके निशाने पर था इराक का प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम। साल था 1959 और अक्टूबर की 7 तारीख थी। सद्दाम अपने साथियों के साथ प्रधानमंत्री कासिम की गाड़ी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कासिम की गाड़ी अल रशीद स्ट्रीट के पास पहुंची, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चारों तरफ से फायरिंग हुई, गाड़ी छलनी हो गई, मगर कासिम किसी करिश्मे की तरह बच गया। उसका ड्राइवर मारा गया, साथ के लोग जख्मी हो गए, लेकिन वो खुद जिंदा बच गया। सद्दाम को भी गोली लगी, लेकिन लंगड़ाते हुए और बहते खून के साथ वो मौके से फरार हो गया। पहले वो इराक के उत्तरी इलाके में भागा, फिर सीमा पार कर सीरिया पहुंचा और आखिरकार इजिप्ट में जा बसा। और यहीं से वो इराक की सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिशें रचता रहा। इधर इराक में सद्दाम का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया और वो जल्द ही साबित करने वाला था कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐप के बारे में जिसका नाम है बोर्जो। अगर आपके पास कोई छोटा बिजनेस है या आप ऑनलाइन सेलर हैं या एक प्रोफेशनल हैं जो फास्ट और सेम डे डिलीवरी चाहते हैं, तो बोर्जो एक सबसे सस्ता और रिलायबल डिलीवरी सोल्यूशन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनकी सर्विसेज दिल्ली और मुंबई में अवेलेबल हैं। ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल डिलीवरी सर्विस है जो आपके पैकेजेस सिटी के अंदर जल्दी और सेफली डिलीवर करती है। बोर्जो बेसिकली उन बिजनेसेस की हेल्प करता है जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी लॉजिस्टिक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। शॉप्स या ऑनलाइन सेलर्स जैसे ग्रोसरी और अपैरल ब्रांड्स जो रिलायबल और बजट फ्रेंडली डिलीवरी चाहते हैं, प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस जो सिक्योर डॉक्यूमेंट डिलीवरी चाहते हैं, बड़े बिजनेसेस जो बल्क ऑर्डर्स और पर्सनलाइज्ड सपोर्ट चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको बोर्जो क्यों चूज करना चाहिए। ये एक सस्ता और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, 20 से 30% चीपर है नॉर्मल सेम डे डिलीवरी सर्विसेज से। फास्ट और रिलायबल पिकअप डिलीवरी सर्विस है। ये पोलाइट और प्रोफेशनल राइडर्स मिलते हैं। डिलीवरी शेड्यूल करके रियल टाइम में आप ट्रैक भी कर सकते हैं। डेडिकेटेड B2B सपोर्ट मिलेगा। 10 से ज्यादा ऑर्डर्स पर मंथ आपको स्पेशल डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। एंड ऑफ द डे डिलीवरी ऑप्शन 40% चीपर मिल जाता है आपको। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है।
तुरंत डाउनलोड कर लीजिए बोर्जो ऐप। पिकअप ड्रॉप डिटेल्स भरो और डाल दो प्रोमो कोड। इसे आपको पहले 3 ऑर्डर्स पर मिलेगा 50% का ऑफ। तो देर किस बात की, बोर्जो के साथ करो अपना बिजनेस टेंशन फ्री। तो दोस्तों, जब अमेरिका और यूके ने देखा कि अब्दुल करीम इराक का जो प्रधानमंत्री था वो कम्युनिस्टों से मेलजोल कर रहा है और आगे चलकर वो रूस से भी हाथ मिला सकता है, तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया। प्लान था कि अमेरिका बाथ पार्टी के लोगों का साथ देकर अब्दुल करीम को इराक की सत्ता से हटा दे। उसने ऐसा ही किया। CIA ने बाथ पार्टी का साथ दिया और साल 1963 में इराक में अब्दुल करीम का तख्ता पलट हो गया। सद्दाम की घर वापसी हुई। यहां से उस सद्दाम को पहली बार पावर मिली जिसका जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के सबसे गरीब इलाकों में से एक टिकरित के पास अल अवजा गांव में एक सुन्नी परिवार में हुआ था, जिसके पिता बचपन में ही छोड़ गए थे। उसकी मां ने बहुत ही मुश्किलों से उसे अकेले पाला था। जो सद्दाम अपने सौतेले बाप से पिटता था और पिटाई से बचने के लिए चाचा के पास भागकर बगदाद चला गया था। लेकिन इसी चाचा ने, जो पहले फौजी था, उसने सद्दाम को राजनीति की बुनियादी समझ दी, अरब एकता का जुनून दिया और आगे चलकर सद्दाम ने चाचा के साथ देखे सपने को सच में बदलने के लिए बाथ पार्टी ज्वाइन की और अब उस बाथ पार्टी के टॉप लीडर्स के साथ उसका नाम लिया जाने लगा। लेकिन कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि इसके बाद सद्दाम की जिंदगी का हर पन्ना बारूद से सना हुआ था। फरवरी 1963 में बाथिस्ट पार्टी को सत्ता तो मिल गई इराक में, लेकिन कुछ ही टाइम में पार्टी के अंदर ही गुटबाजी शुरू हो गई। कुछ लोग सेना के साथ मिल गए, कुछ नेता आपस में लड़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 9 महीने बाद ही नवंबर 1963 में बाथ पार्टी के ही मिलिट्री वाले गुट ने सद्दाम हुसैन और उनके साथियों को सत्ता से बाहर कर दिया और 1964 में सद्दाम पर अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी का झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये सब जानते थे कि सद्दाम बाथ पार्टी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में थे, जिससे तब की सरकार डर गई थी। लेकिन सद्दाम को तो एक दिन इराक पर राज करना था, तो किस्मत ने भी साथ दिया और जेल से भागने में सद्दाम को कामयाबी मिल गई। 1966 में सद्दाम जेल से भाग निकले और अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाने में जुट गए। पार्टी में युवा कैडर्स को जोड़ा, खुफिया तंत्र मजबूत किया और सेना में अपने लोगों को सेट कर दिया और यही मेहनत 1968 के क्रांति में काम आई। 17 जुलाई 1968 को बाथ पार्टी ने प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान आरिफ के खिलाफ सैन्य तख्ता पलट कर दिया। सद्दाम ने खुफिया एजेंसी और मिलिट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिससे विद्रोह कामयाब हुआ। इनाम में बाथ पार्टी ने सद्दाम को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन सद्दाम को तो पावर चाहिए थी, फुल पावर। इसलिए कुछ वक्त राजकाज चलाने के बाद जब सद्दाम ने देखा कि तब के प्रेसिडेंट अहमद हसन अल बकर बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं, तो सद्दाम ने उन्हें धमकी देकर इस्तीफे दिलवाया और 16 जुलाई 1979 को खुद प्रेसिडेंट की कुर्सी हासिल कर ली और पार्टी के जो नेता सद्दाम के खिलाफ थे उन 68 नेताओं को गद्दार घोषित कर दिया। उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके मार दिया गया। इससे पूरे इराक में डर फैल गया और अब कोई भी सद्दाम के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अब सद्दाम को प्रेसिडेंट की कुर्सी तो हासिल हो गई थी, लेकिन उसके पड़ोसी देश ईरान में इसी साल इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। ये देखते हुए सद्दाम को डर लगा कि इराक के भी मेजॉरिटी शिया मुसलमान क्रांति न कर दें, क्योंकि खुमैनी भी सद्दाम को हटाकर इराक में इस्लामिक राज लाना चाहते थे। इस डर से सद्दाम ने ईरान के साथ जंग छेड़ दी। सद्दाम ने सितंबर 1980 में हमला किया, सोचा 2 हफ्ते में वो जीत जाएगा, मगर जंग चली 8 साल, 10 लाख लोग मरे और इराक की इकॉनमी तबाह हो गई। 1988 में UN ने सीज फायर करवाया। कोई ऑफिशियली जीता नहीं, लेकिन सद्दाम ने खुद को विजेता घोषित कर दिया। इसके जस्ट बाद सद्दाम ने जो किया वो इतिहास बन गया। दोस्तों, तारीख थी 5 जुलाई 1990, जगह थी इराक की राजधानी बगदाद। सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी एम्बेसडर अप्रैल ग्लास्पी को अपने महल में बुलाया। बगदाद का माहौल गर्म था, मगर उससे भी ज्यादा तपिश महल के अंदर होने वाली थी। सद्दाम हुसैन, जो अपनी तेज नजरों और भारी आवाज से सामने वाले को हिलाकर रख देते थे, उनके सामने बैठी थी दुनिया के सबसे ताकतवर देश के एम्बेसडर अप्रैल ग्लास्पी। ग्लास्पी अरब जगत के सबसे जिद्दी और बेलगाम माने जाने वाले नेता के सामने थी। सद्दाम की आंखों में गुस्सा था और लहजे में वो तल्खी जो आने वाले तूफान की आहट दे रही थी। सद्दाम ने कोई भूमिका बांधे बिना साफ लफ्जों में कहा, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि अमेरिका को एक सीधा संदेश दिया जा सके। हमारे बीच दोस्ती तो है, लेकिन अगर इराक के खिलाफ साजिश हुई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। ये बैठक उस वक्त हो रही थी जब तक इराक ने कुवैत पर हमला नहीं किया था। सद्दाम हुसैन कहते हैं, जब इराक ईरान युद्ध में अमेरिका को ज़रूरत थी तब अमेरिका ने इराक का साथ दिया, मगर जैसे ही इराक ने फाओ पेनिनसुला को आज़ाद कराया, अमेरिका के सुर बदल गए। दरअसल फाओ पेनिनसुला का इलाका जो है वो इराक के बसरा का एक इम्पॉर्टेंट इलाका है, जो शटल अरब के एंट्री गेट पर है, जो कई जंगों का गवाह रहा है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इराक ईरान युद्ध, फर्स्ट गल्फ वॉर। सद्दाम ने खुलकर आरोप लगाया कि अमेरिका ने सऊदी अरब, कुवैत और UAE को कहा है कि वे तेल के दाम गिराएं और इससे इराक की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। हमने 8 साल तक खून बहाया,
अब जब हमारा देश दोबारा खड़ा हो रहा है तो अमेरिका और उसके दोस्त हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सद्दाम ने आगे कहा कि अगर तेल के दाम गिराए गए तो इसे जंग समझा जाएगा और अगर जंग हुई तो जीत इराक की होगी। सद्दाम ने कुवैत को भी लपेटा कि जब इराक ईरान से लड़ रहा था तब कुवैत ने उसकी मदद की, मगर अब वही कुवैत इराक के खिलाफ खड़ा है। सद्दाम ने सख्त लहजे में कहा, हमने उन्हें खत लिखा, हाथ बढ़ाया, मगर वो अब हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। हमारे सैनिक सरहद के करीब हैं और अगर कुवैत ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी एम्बेसडर ग्लास्पी ने कहा कि अमेरिका इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। यह सुनते ही सद्दाम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। ग्लास्पी ने आगे कहा कि कुवैत के प्रधानमंत्री जल्द ही इराक आकर बातचीत करेंगे। इस पर सद्दाम ने जवाब दिया, हम देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है और अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो हम अपना हल खुद निकालेंगे। यही वो बयान था जिसने आगे वाली घटनाओं की नींव रखी। कुछ दिनों बाद 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। रात के कोई 2 बजे के बाद करीब 1 से 1.5 लाख इराकी सैनिक टैंकों, ट्रकों और हेलीकॉप्टर्स के साथ कुवैत में दाखिल हो गए और कुवैत पर अटैक कर दिया। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला करने से पहले कुछ अहम मांगे रखी थीं जो कुवैत और अमेरिका को मंजूर नहीं थीं। ये मांगे मुख्य तौर पर तेल, बॉर्डर और कर्ज से जुड़ी थी। सद्दाम का मानना था कि कुवैत ज़रूरत से ज़्यादा तेल निकालकर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिरा रहा था, जिससे इराक को भारी नुकसान हो रहा था। इराक चाहता था कुवैत तेल का प्रोडक्शन कम करे जिससे कीमतें ना गिरें। दूसरी वजह थी इराक ईरान युद्ध के दौरान कुवैत ने इराक को $14 बिलियन का कर्ज दिया था। सद्दाम ने कुवैत से कर्ज को जंग में हुए नुकसान की भरपाई मानकर माफ करने की मांग की। तीसरी और सबसे बड़ी वजह इराक का दावा था कि कुवैत ऐतिहासिक रूप से इराक का हिस्सा है, जिसे अंग्रेजों ने 1920 में इराक से अलग किया था। सद्दाम चाहते थे कि कुवैत वापस इराक में शामिल हो या कम से कम कुछ हिस्से इराक को लौटा दे। कुवैत को अमेरिका और सऊदी अरब का सपोर्ट हासिल था, इसलिए वो इराक के दबाव में नहीं आया। जब बात नहीं बनी तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी राजदूत ग्लास्पी को बुलाकर अपना स्टैंड क्लियर किया और इस बैठक के बाद इराक ने कुवैत पर हमला बोला। यह हमला उस वक्त हो रहा था जब इराक की सेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना थी और कुवैत के पास थे महज 17,000 सैनिक। चंद मिनटों में ही इराक की आर्मी कुवैत सिटी को घेर चुकी थी। वहीं कुवैत की आर्मी दर्शक बनकर खड़ी रह गई। दोपहर होते होते इराक के टैंकों ने कुवैत के राजमहल दसमान पैलेस को घेर लिया था। कुवैती फाइटर जेट्स हवा में तो दिखे, मगर इराकी सैनिकों पर बम बरसाने के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब में पनाह लेने के लिए। कुवैत के एमिर यानी कि किंग शेख जावेर को सद्दाम के मंसूबों की भनक पहले ही लग गई थी। वो अपने मंत्रियों को लेकर सऊदी अरब भाग चुके थे। सद्दाम हुसैन की जिंदगी पर सद्दाम द सीक्रेट लाइफ किताब लिखने वाले कॉन कफलिन कहते हैं, कुवैत के एमिर शेख जावेर फैमिली और मंत्रियों समेत देश से निकल गए, लेकिन शाही परिवार के इकलौते सदस्य और एमिर के सौतेले भाई शेख फहद ने कुवैत छोड़कर सऊदी अरब न भागने का फैसला किया। वो कुवैत आर्मी में कैप्टन थे। उन्होंने महल में रुककर इराकी फौज का सामना करने की हिम्मत दिखाई। जब इराकी सेना राजमहल पहुंची तो कुछ कुवैती सैनिकों के साथ राजमहल की छत पर एक पिस्टल के लिए खड़े थे। इराकी सेना ने उन्हें देखते ही गोलियों से भून डाला। कुवैत अब सद्दाम हुसैन की मुट्ठी में था, वो भी 6 घंटे के अंदर ही। करीब 3 लाख लोग कुवैत छोड़कर जा चुके थे। सब कुछ सद्दाम हुसैन के फेवर में था। फिर अचानक अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को हिंद महासागर से फारस की खाड़ी में भेज दिया। हमले के कुछ ही घंटे बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध इराक पर लगा दिए। अमेरिकी बैंकों में जमा इराक की सारी दौलत को जब्त कर लिया गया। उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अमेरिका की यात्रा पर थी। उन्होंने कुवैत पर इराकी हमले की तुलना 30 के दशक में चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन हमले से की थी। एक दूसरे के दुश्मन अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने संयुक्त बयान जारी करके इराक के हमले की निंदा की। ये सद्दाम हुसैन के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि सद्दाम हुसैन के साथ हुई बैठक में तो अमेरिकी एम्बेसडर अप्रैल ग्लास्पी ने कहा था कि अमेरिका कोई दखल नहीं देगा, मगर इन दोनों के बीच की जो बातचीत है वो हमले के बाद सामने आई थी। दूसरी तरफ ब्रिटेन का एक विमान लंदन से दिल्ली आ रहा था। वो फ्यूल के लिए कुवैत एयरपोर्ट पर उतरा। वेस्टर्न खुफिया एजेंसियों के पास पूरी जानकारी थी कि कुवैत पर सद्दाम की सेना ने अटैक कर दिया है, फिर भी इस फ्लाइट को इत्तला नहीं दी गई थी। फ्लाइट ने कुवैत में लैंड किया। सद्दाम की सेना ने सभी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को बंदी बना लिया ताकि अपने ऊपर हमले से बचने के लिए उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सके। सऊदी अरब ने अमेरिकी आर्मी से मदद मांगी ताकि कुवैत से इराक को बाहर खदेड़ा जा सके। दरअसल साल 1940 से अमेरिका का यूएई, सऊदी अरब और कतर सहित कुछ खाड़ी के देशों के साथ एक डील हुई थी, जिसके तहत अमेरिका ने इन देशों को सुरक्षा देने का आश्वासन दे रखा था। इसके बदले ये देश उसे बिना किसी रुकावट के तेल की सप्लाई किया करते थे। 7 अगस्त को राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने देश को संबोधित करते हुए टेलीविजन पर कहा कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन को सऊदी अरब भेजा जा रहा है। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत थी।
थी और वियतनाम की जंग के बाद विदेशी धरती पर की गई अमेरिकी सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती। 60,000 सैनिकों को एयरलिफ्ट कर सऊदी अरब पहुंचा दिया गया। अगले 6 महीनों में करीब 1,30,000 अमेरिकी सैनिकों को सऊदी अरब की धरती पर उतार दिया गया था। सद्दाम हुसैन को अंदाजा था कि अगर अमेरिका ने इराक पर अटैक किया तो फिर भारी नुकसान हो सकता है। अब उन्होंने कूटनीति के जरिए खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी। अमेरिका के विदेश मंत्री जेम्स पिकर इराक के खिलाफ रणनीति तैयार करने पेरिस पहुंचे, मगर उसी वक्त सद्दाम हुसैन ने कुवैत में काम कर रहे फ्रांस के 327 मजदूरों को रिहा कर फ्रांस की सिंपैथी हासिल कर ली। नतीजा ये हुआ कि यूएन में दिए गए भाषण में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा मित्रा ने कहा था कि वो कुवैत में इराक की जमीन संबंधी कुछ दावों को सही मानते हैं। इस बीच सद्दाम हुसैन इराक में बंदी बनाए गए ब्रिटिश लोगों से मिलने भी पहुंच गए। इस मुलाकात के बारे में कॉन कफली ने लिखा, सद्दाम का मानना था कि जब तक ब्रिटिश बंधक वहां रहेंगे, ब्रिटेन के मित्र देश इराक पर बमबारी करने के बारे में सोच नहीं पाएंगे। सद्दाम के इस दौरे को पूरी दुनिया टीवी पर लाइव देख रही थी। सद्दाम ने एक 7 साल के ब्रिटिश बच्चे स्टुअर्ट लॉकवुड से अरबी में पूछा, क्या स्टुअर्ट को आज उसका दूध मिला? बच्चे के चेहरे पर जो खौफ के भाव आए, उसने वहां कब्जे में मौजूद लोगों के हालात बयां कर दी। तमाम उठापटक के बाद आखिरकार राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 16 जनवरी 1991 को इराक पर हवाई हमले करने का हुक्म जारी कर दिया। पूरे इराक में भारी तबाही मच गई। 4 हफ्ते के अंदर ही इराक में 4 एटॉमिक रिसर्च सेंटर नेस्तनाबूद हो गए। सड़कें, पुल, बिजली घर, तेल भंडार सब अमेरिका के निशाने पर थे। मगर झटका सद्दाम हुसैन को तब लगा जब 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स ने उड़कर ईरान में शरण ले ली। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका के हवाई हमलों को झेल न पाने की सिचुएशन में सद्दाम हुसैन ने एयरफोर्स अफसरों को मौत की सजा सुना दी थी। 18 फरवरी 1991 को इराक के विदेश मंत्री तारिक अजीज मॉस्को गए और उन्होंने सोवियत संघ का कुवैत से बिना शर्त इराक के हटने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इराक पर जमीनी हमले की आशंका को देखते हुए सद्दाम हुसैन ने आदेश दिया कि कुवैत के सभी तेल कुओं में आग लगा दी जाए, मगर फिर भी इराकी सेना हारती जा रही थी। इसके बाद जॉर्ज बुश ने ऑर्डर दिया कि अगर इराकी सेना 24 फरवरी तक कुवैत नहीं छोड़ती है तो उन्हें जबरन खदेड़ दिया जाए। 29,000 इराकी सैनिक बंदी बना लिए गए। सद्दाम हुसैन को पीछे हटने का आदेश आखिरकार देना पड़ा। बहादुरी के साथ सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अपना झंडा तो फहराया था, लेकिन फिर वापस खाली हाथ लौटना पड़ा। क्या ये सब अमेरिका की साजिश थी? इससे नकाब तब उठा जब जुलाई 1990 में अमेरिकी एम्बेसडर अप्रैल ग्लास्पी और सद्दाम हुसैन की बातचीत का ब्यौरा सबके सामने आ गया। ये बातचीत कुवैत पर हुए हमले से 1 हफ्ते पहले ही हुई थी। कॉन कफलिन सद्दाम पर लिखी अपनी किताब में दावा करते हैं कि ग्लास्पी को सद्दाम हुसैन ने इसलिए अपने महल में तलब किया था ताकि बॉर्डर पर तैनात हो रहे अपने सैनिकों पर अमेरिका क्या सोचता है वो जान सकें। कहा गया, अप्रैल ग्लास्पी ने जब सद्दाम से ये कहा कि अमेरिका का अरब देशों के आपसी झगड़े से कोई मतलब नहीं है, तभी सद्दाम को अमेरिका की तरफ से कुवैत पर हमला करने का इशारा मिल गया था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सद्दाम को ग्लास्पी की बातें सुनकर सीधा मैसेज मिला था कि अगर वो कुवैत पर अटैक करेंगे तो अमेरिका बीच में नहीं आएगा। लेकिन जब इराक ने हमला किया तो अमेरिका सेना उसे लोहा लेने कुवैत पहुंच गई। अमेरिका को लगा कि इराक कुवैत के तेल पर कब्जा कर लेगा, जिससे पूरी दुनिया में खासकर उसके यहाँ तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अमेरिका को डर था कि कहीं सद्दाम इतनी बड़ी आर्मी के साथ सऊदी अरब पर हमला न कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसके बाद दुनिया के आधे तेल पर सद्दाम हुसैन का कब्जा हो जाता। वो अपनी मर्जी से जिसको चाहता बेचता, जिसको चाहता नहीं बेचता। इस तरह कभी दोस्त रहे अमेरिका और इराक के रिश्ते पूरी तरह दुश्मनी में बदल गए। कुवैत पर 1990 के हमले से लेकर 2003 में सद्दाम की फांसी तक ये कहानी उस मोड़ पर चली गई जहां अमेरिका ने अपने ही पुराने साथी को मिटाने की कसम खा ली। इसे ही गल्फ वॉर कहा जाता है। इराक ने कुवैत पर हमला किया, जवाब में अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर हमला किया। 42 दिनों में इराकी सेना बुरी तरह हार गई। सद्दाम हुसैन को कुवैत से हटना पड़ा। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, हार के बाद भी सद्दाम इराक की सत्ता में बना रहा और ना तो अमेरिका और ना ही यूनाइटेड नेशंस जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज की सुनता था। उसको इसलिए अमेरिका ने नहीं हटाया था क्योंकि अमेरिका को डर था कि ईरान को सपोर्ट करने वाला कोई शिया नेता शायद इराक की सत्ता में आ जाए, जिससे ईरान को फायदा हो सकता था। और कुछ हो ना हो, सद्दाम की पॉपुलैरिटी और खौफ इतना था इराक में कि शिया, कुर्द और सुन्नी उसके रहते आपस में नहीं भिड़ते, क्योंकि अगर सद्दाम को हटा दिया जाता तो अमेरिका को इराक में और लंबे समय तक रहना पड़ता, जिससे ज़्यादा खर्च और उसके सैनिकों की मौतें होती। इसलिए अमेरिका को लगा कि सद्दाम को कमज़ोर कर देना ही काफ़ी है, उसे हटाना समझदारी नहीं होगी। इसलिए अमेरिका ने सद्दाम को बदनाम करके उसे कमज़ोर करने की साजिश करनी शुरू कर दी। पहले
अमेरिका ने सद्दाम को मिडिल ईस्ट का हिटलर बताना शुरू कर दिया। एक ऐसे खतरनाक तानाशाह के रूप में पेश किया जाने लगा जो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। इराक पर इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ मास डिस्ट्रक्शंस वेपन्स यानी एटम बम और केमिकल हथियार बनाए जा रहे हैं। मीडिया के जरिए इराक को आतंकवाद का गढ़ बताने की कोशिश की गई। अमेरिका ने दावा किया कि सद्दाम अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा झूठ था कि इराक के पास विनाशकारी केमिकल हथियार हैं और वो और ज़्यादा इन्हें बना रहा है। इराक में CIA ने शिया और कुर्दों को सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़ा करने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन चलाए। इराक में 3 बड़े समुदाय थे, शिया, सुन्नी और कुर्द। सद्दाम हुसैन खुद सुन्नी थे और उनकी सरकार में सुन्नी प्रभावी थे, लेकिन शिया और कुर्द सद्दाम से नफरत करते थे। इसकी कुछ वजहें भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि सद्दाम हुसैन के शासन में इन पर टॉर्चर भी हुआ था। यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मौका था। CIA ने इस नफरत को हथियार बना लिया और धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह की नींव रख दी। CIA ने शिया और कुर्दों को बताया कि अमेरिका तुम्हारे साथ है। अमेरिका ने शिया समुदाय को उकसाया कि वे बगदाद में क्रांति करें। कुर्दों को कहा गया कि वे उत्तर में इराकी सेना के खिलाफ खड़े हों। कुर्द नेताओं को पैसा और हथियार पहुंचाए गए, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, मगर सद्दाम हुसैन ने कुर्द विद्रोह को 1995 में कुचल दिया। मगर इराक के अंदर गहरी फूट पड़ चुकी थी। जब 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वॉशिंगटन में पेंटागन पर अल-कायदा के हमले हुए तो जॉर्ज W. बुश ने इराक पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी थी। बुश ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन इराक में सामूहिक विनाश के हथियारों को जमा करने और बनाने का काम जारी रखे हुए हैं। मार्च 2003 में अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू कर दिया। इराकी सेना कमज़ोर थी क्योंकि 1991 की जंग और UN सैंक्शंस ने उसे पहले ही तोड़ दिया था। दूसरी तरफ शिया और कुर्दों को साथ लाया गया। शिया मिलिशिया ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ हथियार उठा लिए। कुर्द लड़ाकों ने अमेरिकी सेना का साथ दिया। बगदाद पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। इराक की सेना अमेरिका के सामने टिक नहीं सकी। 3 हफ्तों बाद बगदाद पर कब्जा कर लिया गया। 9 अप्रैल 2003 को सद्दाम हुसैन का शासन गिर गया। अमेरिका ने इराक को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। बाद में शिया सरकार इराक की सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन सद्दाम हुसैन की, इसे आप बहादुरी ही कहेंगे, कि सत्ता से बेदखल होने के बाद भी उसने देश नहीं छोड़ा, बल्कि वहीं इराक के अंदर ठिकाना बनाया। मालूम था कि अगर पकड़ा गया तो नतीजा मौत होगी। सद्दाम हुसैन गायब था। खबरें थी कि उनको पकड़ना आसान नहीं होगा क्योंकि उनके कई बॉडी डबल्स भी हैं। 8 महीने से लगातार तलाश में जुटी अमेरिकी सेना को जब सद्दाम के तिक्रित में होने की खबर मिली, तब कुछ ही समय में 600 सैनिकों ने तिग्रिस नदी किनारे बने 2 फार्म हाउस को घेर लिया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो सैनिक पास में ही एक झोपड़ी में घुसे जिसके आंगन में जूठे बर्तन पड़े थे। जब सैनिकों ने वहां आसपास की मिट्टी को हटाना शुरू किया तब उन्हें एक ढक्कन दिखा जिसे हटाने पर एक सुरंग दिखी। इससे पहले कि सैनिक कुछ करते, उस गड्ढे से 2 हाथ ऊपर उठे और एक आवाज आई, मैं ही सद्दाम हुसैन हूँ, इराक का प्रेसिडेंट, और मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। इस पर एक अमेरिकी सैनिक मुस्कुराया और बोला, प्रेसिडेंट बुश ने आपको हेलो बोला है। सद्दाम पर मुकदमा चला और फिर अमेरिका ने फांसी दे दी। मुकदमे में क्या क्या हुआ था, इसकी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये एक था वीडियो सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी पर। इसको आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। सद्दाम को आप सपोर्ट कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि आपके दिल में सद्दाम के लिए नफरत हो। लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सद्दाम नाम का किरदार बहुत ही ज़िद्दी और दिलेर था। आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखिए। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।